ओके, वी वर डिस्कसिंग द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एक्लेजिया। तो इन्वेस्टिगेशंस में आप बेरियम एक्सरे करवा सकते हैं उसका कंट्रास्ट में, उसमें आपको बर्ड बीक साइन मिल जाएगा। नेक्स्ट आप मैनोमेट्री करवा सकते हैं, विच आर प्रेशर स्टडीज। प्रेशर स्टडीज में क्या आएगा, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ है, तो प्रेशर स्टडीज में यही आएगा। एंडोस्कोपी की जा सकती है। इट हैज़ नो रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ एक्लेजिया, बट इट शुड बी डन टू रूल आउट स्ट्रिक्चर या एसोफेजियल कार्सिनोमा, जो हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बनता है एसोफेज इस एक्लेजिया का। ट्रीटमेंट जो है हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या दे सकते हो, स्मूथ मसल्स हैं ना, तो उसको रिलैक्स करने के लिए नाइट्रेट्स दिए जा सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जा सकते हैं, बॉचुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो ये सारे जो अगर डिस्फेजिया को रिलीव कर देते हैं तो यू डोंट नीड टू हैव सर्जिकल ऑप्शंस। तो सर्जिकल ऑप्शंस में आपके पास सबसे पहले आपने इसोफेजियल एंडोस्कोपिक बलून डायलेटेशन करनी है। एंडोस्कोपिक बलून डायलेटेशन में क्या करते हैं, एंडोस्कोप लेकर जाते हैं, उसके लोअर एंड के ऊपर बलून होता है, उसको जब एसोफेजियल स्फिंक्टर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाली जगह पे जाता है तो उसको डायलेट कर देते हैं। अगर वो डायलेट हो जाए ये जो है वो रिलीव हो जाएगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट, जरूरी नहीं है कि एक दफ़ा से ठीक हो। तो अगर रिपीटेडली करना पड़ रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हो, विच इज़ हेलर्स मायोटमी। उसमें जो है वो सर्जिकली कट कर देते हो आप लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, और उसकी वजह से उसकी डायलेटेशन होती है, ठीक है। और मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जब आपने कट कर दिया, इतना ज़्यादा डायलेट कर दिया सर्जिकली लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, तो उसकी साइड इफेक्ट क्या बनेगी, जर्ड, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था, अगर स्फिंक्टर का प्रेशर ज़्यादा हो तो एक्लेजिया हो जाएगा या डिस्फेजिया होना शुरू हो जाएगा, और अगर स्फिंक्टर का प्रेशर कम है तो जर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे एक बात हमारी पीछे रह गई थी कि फंडोप्लाइकेशन का साइड इफेक्ट क्या है। तो फंडोप्लाइकेशन का साइड इफेक्ट जो है वो डिस्फेजिया है। अगर लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस के साथ आपने स्टमक की फंडस को जो है वो फंडोप्लाइकेट कर दिया, तो उसमें से डिस्फेजिया कॉज करवा सकती है वो। अच्छा, सुडो एक्लेजिया, उसके बाद सुडो एक्लेजिया जो है बेसिकली नॉट अ फंक्शनल डिसऑर्डर, नॉट अ मोटिलिटी डिसऑर्डर। सुडो एक्लेजिया मींस के हो रहा तो डिस्फेजिया, बट ड्यू टू अदर कॉजेस। वो आपके पास एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लोअर एसोफेगस हो सकता है, और एनी कैंसर अराउंड द एसोफेगस विच इज कंप्रेसिंग द एसोफेगस एंड कॉजिंग डिस्फेजिया, वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट इंक्रीज प्रेशर अगर एसोफेगस के अंदर होगा, उसके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी नेम्स थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको। डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म में ये होगा कि पूरे एसोफेगस का जो प्रेशर है, पेरिस्टाल्टिक प्रेशर है, वो 400 टू 500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चला जाएगा। तो हमारे पास इतना ज़्यादा प्रेशर है अगर, और स्पैज्म में चला गया अगर एसोफेगस पूरा, तो फूड पार्टिकल्स तो नीचे नहीं जाएंगे। फूड पार्टिकल्स के पेरिस्टालसिस जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, एक पार्ट पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी करता है, फिर नेक्स्ट करता है, फिर नेक्स्ट करता है, पिछला रिलैक्स होता जाता है, नेक्स्ट एक्टिविटी करता जाता है। उसकी वजह से जो है फूड पार्टिकल्स आगे जाते हैं। अगर तो पूरा का पूरा एक ही टाइम पे पेरिस्टालसिस स्टार्ट कर देगा तो फूड तो वहीं पे रहेगा, उल्टा बाहर अंदर जाना बंद हो जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा। इसी तरह एक टर्म में हमारे पास नट क्रैकर इसोफेगस, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो नट को जो है क्रैक्स करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर मींस के 400 टू 500 तो नहीं होगा, लेकिन किसी पार्ट के अंदर 200 तक वो प्रेशर चला जाएगा। इस तरह हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हो सकता है, सिर्फ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो, उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया। 10 टू 25 नॉर्मल है, इससे ज़्यादा अगर डेवलप हो गया तो ये हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है क्योंकि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं परफोरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एसोफेजियल परफोरेशन। कैसे हो जाएगी परफोरेशन, अभी हमने थोड़ी सी पढ़ी है कॉजेस, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज इज आयोट्रोजेनिक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल परफोरेशन इज आयोट्रोजेनिक इंजरी। एंडोस्कोपी करते हुए, ईआरसीपी करते हुए, ये जो प्रोसीजर्स हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करते हुए, ठीक है, ये प्रोसीजर्स जो कि डायग्नोस्टिक हैं और कुछ इसमें थेराप्यूटिक भी हैं, ये प्रोसीजर्स करते हुए जो है वो इसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग, किसी पेशेंट ने, किसी पर्सन ने जो है वो एंटी एमेटिक्स ले लिए हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है। अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, वो जो बुलीमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलीमिया नर्वोसा होता है। बुलीमिया बुलिमिया नर्वस। नर्वोसा में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपना
वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस करवा रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्सेसिव अगर वॉमिटिंग होगी तो उसके अंदर जो है परफोरेशन हो सकती है। डेट इज कॉल्ड बोरहाफ सिंड्रोम। बोरहाफ सिंड्रोम में और मेलरी वाइस टीयर्स में क्या फ़र्क होता है? बोरहाफ सिंड्रोम में ट्रांसल्यूमिनल परफोरेशन होती है और मेलरी वाइस टीयर्स नाम से पता लग रहा है टीयरिंग होती है लेकिन परफोरेशन नहीं होती। म्यूकोजा या कुछ लेयर्स उसमें डैमेज होती हैं थ्रू एंड थ्रू, उसमें सारी लेयर्स जो है वो एसोफेगस की, लोअर एसोफेगस की डैमेज नहीं होती। ठीक है ना, समझ आई? तो जी। जो बोरहाफ सिंड्रोम होगा वो परफोरेशन की तरह प्रेजेंट करता है और जो मेलेरिया वाइज टीयर्स होते हैं वो हमारे पास अपर जीआई ब्लीड के साथ और पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास कॉमन कॉज है ट्रॉमा। उसमें पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, रोड साइड एक्सीडेंट हो सकते हैं, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं रिब्स वगैरह के, उसके अंदर हो सकता है प्रॉब्लम स्टर्नम के। लेस्ट कॉमन कॉज इस नियोप्लाज्म की वजह से, इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक मटेरियल की वजह से, वो एक्सीडेंटल कॉस्टिक मटेरियल की इंजेक्शन हो सकती है, और सुसाइडल भी कॉमन। अनकॉमन मतलब कॉमन क्या, हमारी सोसाइटी में कॉमन है। ठीक है, एक्सीडेंटल में इस तरह के कोई क्रोसिव पड़ा हुआ है तो वो बॉटल्स जो होती हैं मार्क्ड नहीं होती तो बच्चे वगैरह जो होते हैं वो गलती से उसको पानी शानी समझ के पी लेते हैं। तो यहाँ पे रखनी नहीं चाहिए, एक तो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए और मार्क्ड होनी चाहिए, और पानी की बोतलों में कॉस्टिक मटेरियल्स नहीं होने चाहिए, ताकि डिफरेंट किस्म की बोटल्स होनी चाहिए, डिफरेंट साइज की। खैर, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसमें क्या होगा? परफोरेशन हो गई है, जिस जगह परफोरेशन हुआ उधर के पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्निया होना स्टार्ट हो जाएगा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा मतलब कि एयर अंडर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। एयर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ से आएगी? जो ये परफोरेशन हुई है वहां से एयर जो है वो जाके स्किन के नीचे जो है वो बैठना शुरू हो जाएगी। ये इसमें भी ट्रैकियल इंजरी में और निमोथोरेक्स के साथ जो चेस्ट इंजरीज होती हैं उनके अंदर भी सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होता है। ठीक है, सेप्सिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ये आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सेप्सिस और पेरिटोनाइटिस कैसे होता है परफोरेशन के अंदर। इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है आपने? बंदे को खड़ा करना है, एंटी एक तो पीए व्यू में उसका एक एक्सरे ले लेना और एक लैटरल व्यू में ले लेना। पीओ व्यू में क्या होगा? अगर तो वो है एब्डोमिनल परफोरेशन है तो आप वही प्रॉब्लम आएगी कि एयर अंडर द राइट हेमी डायफ्राम आ जाएगी। और अगर थोरेसिक है तो हमारे पास एयर जो है वो लेटरल व्यू पे आपको पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के अंदर एयर नजर आ रही होगी, बट विच इज नॉट प्रेजेंट नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली सिर्फ स्टमक के अंदर और गट लूप्स के अंदर एयर होती है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास नीमोथोरैक्स, न्यूमोमीडियस्टेनम, एयर जो है वो थोरैक्स के अंदर हो सकती है, एयर मीडियस्टेनम के अंदर हो सकती है। कोई फ्लूइड नज़र आ सकता है आपको थोरैक्स के अंदर या प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो, या अंडर द स्किन जो है वो एयर नज़र आ सकती है, ये सारे जो है वो एक्सरे के ऊपर आपको नज़र आ सकती है। कंट्रास्ट स्टडी जो है वो, अगर परफोरेशन आप कर रहे हो तो सस्पेक्ट कर रहे हो तो बेरियम कंट्रास्ट नहीं करवाया जाता, गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ किया जाता है विच इज़ लेस टिश्यू रिएक्टिव कह लो उसको। ठीक है, बेरियम कंट्रास्ट आपने परफोरेशन में अवॉइड करना है। गैस्ट्रोग्राफिन भी कंट्रास्ट है एक तरह सा, लेकिन वो टिश्यू फ्रेंडली है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है परफोरेशन का? सिंपल, पहले रिससिटेशन करनी है आपने, एडमिशन कर देना है, एनपीओ कर देना है, एनजी आप उसमें डाल भी सकते हो अगर ज़रूरत है आपकी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स डालने हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड्स उसको देने हैं, एनाल्जेसिया प्रोवाइड करना है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग कर लेनी है उसकी। ठीक है, यही रिससिटेशन में हमने पढ़ा था पहले भी। डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है वो आपके पास डिपेंड करेगी कि किस एरिया का परफोरेशन हुआ हुआ है। अगर तो सर्वाइकल एरिया, खैर उसको हम बाद में देखते हैं, पहले पहले ये है कि आप कंजर्वेटिवली भी मैनेज कर सकते हो। कंजर्वेटिवली किसको मैनेज करोगे? अगर तो रीसेंट हाइड्रोजेनिक इंजरी है, अभी अभी इंजरी हुई है हाइड्रोजेनिक, या बहुत लेट प्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको कंजर्वेटिव का ट्रायल दे सकते हो। सेप्सिस के कोई सिम्टम्स नहीं है, पेरिटोनाइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं है, या मिनिमल सिम्टम्स हैं, तो तब आप दे सकते हो, ट्रायल दे सकते हो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का। सिर्फ मीडियस्टिनल पार्ट जो है, थोरेसिक पार्ट जो है, उसकी अगर परफोरेशन है तब दे सकते हो, और या सिर्फ सर्वाइकल पार्ट है उसकी जो है परफोरेशन है और स्मॉल परफोरेशन है तो आप कंजर्वेटिव ट्रायल दे सकते हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़, मल्टीपल परफोरेशन है, लार्ज परफोरेशन है, सेप्सिस के साइन हैं, पेरिटोनाइटिस के साइन है,
पोस्ट इमेटिक परफोरेशन है, कोई मेलिग्नेंसी की वजह से परफोरेशन है, या किसी स्ट्रक्चर की परफोरेशन है, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से परफोरेशन है, तो फिर आपने फ़ौरन उसको ट्रीट करना है। अगर फर्स्ट 24 आवर्स में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? प्राइमरी रिपेयर करेंगे। प्राइमरी रिपेयर क्या होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिस जगह पे परफोरेशन है उसको वहीं पे क्लोज कर दिया जाए। अगर 24 आवर्स के बाद प्रेजेंट कर रहा है तो प्राइमरी रिपेयर का टाइम गुजर चुका है। प्राइमरी रिपेयर हम इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो चुकी है, टिश्यू एडिमा डेवलप हो चुका है। अगर प्राइमरी रिपेयर करेंगे भी तो वो रप्चर हो जाएगी, लीक कर जाएगी। तो उसमें हमारे पास है कि हम जिस तरह हम नीचे कर देते थे ना, रेस्ट प्रोवाइड करते थे और अपर एंड को हम बाहर निकाल लेते थे, इसी तरह आप इसोफेगोस्टोमी कर सकते हो। ठीक है, एसोफेगस को आप रिजेक्ट कर दोगे उस पार्ट को जिस पार्ट में परफोरेशन थी, और अपर एंड को आप बाहर निकालोगे, लोअर एंड को आप क्लोज कर दोगे। और थोड़े अरसे बाद जब वो हील हो जाएगा तो उसको फिर आप बीच में इंटरपोज कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद कोई भी आप लूप ऑफ आइलियम लगा के, या इस तरह कोई फंडस लगा के स्टमक का, उसको जो है वो आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अच्छा, और इन द मीन वाइल आप फीडिंग के लिए क्या करोगे? डायरेक्ट जो है वो स्टमक के अंदर कम्युनिकेशन बनाओगे, जिसको हम फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी या फीडिंग जिजोनोस्टमी कहते हैं। वो आप उसमें पढ़ोगे, एंट्रल फीडिंग, जो हमारा जनरल का चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे, न्यूट्रिशन वाला। अच्छा, अगर ज़्यादा बड़ी परफोरेशन है या ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज हो चुका है तो आप इसोफेजेक्टमी भी कर सकते हो। पूरा एसोफेगस ही आप ऊपर से नीचे तक जो है वो निकाल दोगे। पेशेंट जो है वो एंट्रल न्यूट्रिशन पर, गेस्ट्रोस्टमी या जिजोनोस्टमी के ऊपर रहेगा पूरा टाइम। ठीक है, अगर जो है ये तो था कि अपर पार्ट की या सर्वाइकल पार्ट की या थोरेसिक पार्ट की। अगर एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस की परफोरेशन है तो हम उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम बाकी परफोरेशन को कर रहे थे। मिड लाइन लेप्रोटमी करेंगे एक्सप्लोरेटिव, उसमें देखेंगे किस जगह परफोरेशन है, उसको 24 आवर से पहले प्राइमरी रिपेयर करेंगे, अदरवाइज आप उसको और हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है, सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है, मेलिग्नेंसी की वजह से है तो हम ये कर सकते हैं, सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट डाल देंगे। अदरवाइज जो है वो आप अपर मिड लाइन लेप्रोटमी से उसको रिपेयर कर सकते हो। मैलरी वाइज सिंड्रोम और बोरहॉफ सिंड्रोम में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, इनके पॉजिटिव कॉज क्या होती है वो पता होना चाहिए। क्रोजिव एंड कॉस्टिक इंजरी, अब क्रोजिव एंड कॉस्टिक इंजरी आपको पता है, फोरेंसिक में आपने ये डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पे जस्ट आपको उसकी आउटलाइन पता होनी चाहिए कि पहले आपने क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। उसके अलावा ये कभी आया नहीं है आपका, लेकिन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, वाइवा में आपसे इसका सवाल हो सकता है। रिससिटेट कैसे करेंगे? वही एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक है, एयर वे देखेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, फ्लूइड्स लगाएंगे, पीपीआईज देंगे। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, स्पेशली इन जो कॉस्टिक है, यानी बेस अल्कली की जो इंजरी है ना, उसमें तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जो हमारे पास एसिड इनटेक है उसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबल जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है ना, एक तो नॉर्मल वाली होती है, उसके लिए स्पेशल एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, वो डाली जा सकती है अंडर, मतलब एक्सपीरियंस्ड हैंड्स हो अगर किसी के तो वो डाल सकता है। रोल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट इज कंट्रोवर्शियल। न्यूट्रलाइजिंग एजेंट यानी कोई एंटासिड्स वगैरह देने का होता है ना, कि एसिड ले लिया इसने तो उसको एंटासिड दे दें, और अगर अल्कली ली हुई है तो कोई एसिडिक मटेरियल जो है उसके थ्रू जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए, तो दैट इज कंट्रोवर्शियल, वो क्यों नहीं वैसे? करना आपने। क्योंकि आप फर्दर जो बाहर, फॉर एग्जांपल उसने एसिड लिया हुआ है, आप अल्कली जो उसको दोगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा डैमेज तो वो भी करेगी। ठीक है ना, हो सकता है उसका कोई नॉर्मल पार्ट पड़ा हो, आपने ऊपर से अल्कली दे के उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो उसका और मसला हो गया। जी। ठीक है, ये होता है। दूसरा उसकी टाइमिंग का प्रॉब्लम है। अब एसिड ने जितना एक्ट करना था वो अपॉन कांटेक्ट वो कर चुका है, ऊपर से आप अगर एंट एसिड्स दे रहे हो तो वो जाके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, तो फायदा नहीं है ना। एक चीज़ जी, अपना काम पूरा कर चुकी है और पहले से ही वो टिश्यू के साथ ख़त्म कर रिएक्ट चुकी है वगैरह कर उसको, दिया। जी, समझ आ गया। रिएक्ट कर लिया उसने। ठीक है, पड़ी नहीं हुई वो अंदर ऐसे इनर्ट किस्म की। फर्दर इवेल्युएशन आपने क्या करनी है, सारी रिससिटेशन कर लिया, एक्सरे एब्डोमेन कर लिया, यूएसजी अल्ट्रासाउंड कर लिया आपने, एंडोस्कोपी कर ली। ठीक है, ये सारी जो है वो इनिशियल इवेल्युएशन में आ जाएगा आपका। अब डिग्रीज ऑफ बर्न्स आएंगे। ठीक है, 3 डिग्रीज एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन के ऊपर। एंडोस्कोपी
आपने की सिर्फ म्यूकोजा में थोड़ा बहुत रेडनेस थी, हाइपरीमिया था, एडीमा था, तो डेट इज़ फर्स्ट डिग्री। अगर हेमरेज थे और एक्सुडेट्स थे तो सेकंड डिग्री। और अगर बिल्कुल ही स्लफिंग ऑफ म्यूकोजा थी और ऑब्स्ट्रक्शन थी, मैसिव हेमरेज था, तो डेट इज़ ग्रेड 3। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जैसे आपको आइडिया होना चाहिए। ग्रेड 1 इज म्यूकोजल इरोजन, ग्रेड 2 इज थोड़े थोड़े हेमरेजेस, और ग्रेड 4 इज मैसिव हेमरेजेस प्लस स्लफिंग ऑफ म्यूकोजा। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री में आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। थर्ड डिग्री में आपने जो है वो एसोफेजेक्टमी या सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। कॉस्टिक इंजरी जो होती है उसके लेट सिक्वेले होते हैं। लेट सिक्वेल क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर बनते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बनेंगे जहाँ की इन्फ्लेमेशन हुई है, डैमेज, वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा, उसकी वजह से स्ट्रक्चर बनेंगे। एसोफेगस में बन सकते हैं, गैस्ट्रिक बन सकते हैं, एसोफेजियल कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहीं कैंसर आएगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी की कॉस्टिक इंजरी है तो वो प्री डिस्पोज कर देती है उसको एसोफेजियल कैंसर के लिए। ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है। स्मॉल स्ट्रक्चर्स में डायलिटेशन करोगे आप, लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं और मल्टीपल हैं तो एसोफेजेक्टमी की जा सकती है। और मतलब ये वही है कि जितना डिजीज का जितनी ज्यादा डिजीज है उतना आप जो एक्सटेंसिव उसकी सर्जरी कर सकते हो, कोई नीड की बेसिस पे उसकी। कार्सिनोमा एसोफेगस इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, खास तौर पे डायग्नोस करना है इसको, एक्लेजिया से इसको डिफरेंशिएट करना। अभी मैंने आपको जो फीचर्स बताए हैं। एडिनो कार्सिनोमा के क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर? पेरिटिसोफेगस है, जर्ड, ओबेसिटी, हाई फैट, हाई अल्कोहल स्मोकिंग। लोअर एंड ऑफ एसोफेगस होता है यूजुअली जो है वो अंडर बैकग्राउंड और जर्ड जो है ये हो रहा होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, इसमें वही स्मोकिंग, अल्कोहल, नाइट्रोजामिन डाइट है, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, स्ट्रिक्चर, सीलिएक डिजीज, टाइलोसिस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इसमें फिर वो भी आ जाता है आपके पास, ब्राउन पीटरसन कैली और पता नहीं वो क्या कहते थे उसको, वो वाले सिंड्रोम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, याद होगा, ईएनटी में पढ़ा होगा। प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? वही डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन होगी डिस्फेजिया, और डिस्फेजिया की टाइप शाइप वो आपको सारा पता लग गया। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्यूमर है तो ऑब्वियसली साथ वाले स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा। ठीक है, ट्रैकिया को स्ट्राइडर कफिंग चोकिंग हो सकती है, होस्टनेस ऑफ वॉइस हो सकती है अगर लेरिंक्स को कर रहा है, वेट लॉस, एनीमिया, ये तो होता ही होता है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। इसमें आपने याद रखना है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी में कि जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होता है, खासतौर पे राइट सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, राइट होता है कि लेफ्ट होता है? विशोज नोड जो होता है राइट होता है आई गेस, लेकिन ये कंफर्म कर लेना। जो विशोज नोड होता है वो सारी एब्डोमिनल मेलिग्नेंसीज में पॉजिटिव हो सकता है, मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिक कैंसर में होता है, लेकिन एसोफेजियल कैंसर कैंसर और एब्डोमिनल मेलिग्नेंसीज में और में भी हो सकता है। सिर्फ गैस्ट्रिक कैंसर को नहीं वो करता, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है बट नॉट स्पेसिफिक, वो भी हम गैस्ट्रिक में देखेंगे आगे जाके। समझ आइए बात? अगर कोई बात ना समझ आ रही हो साथ साथ पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं है। जी आ रही है हो समझ। सकता है मुझे भी ना आती हो, मैं अगले दिन देख के बताऊं, लेकिन बता दूंगा मैं आपको। इन्वेस्टिगेशंस में क्या है? एंडोस्कोपी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, जैसे हमने पढ़ा है। जैसे ही आप एंडोस्कोपी करोगे साथ ही आप बायोप्सी ले लोगे। ठीक है, बायोप्सी पे आपका जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस भी हो जाएगा कि किस टाइप का कैंसर है। ठीक है, स्क्वेमस है, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा है, वट बारह। ये थी आपकी, कुछ होती हैं हर कैंसर की डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और स्टेजिंग वर्कअप होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में डायग्नोज तो हो जाता है, स्टेजिंग वर्कअप में क्या होता है, आप उसका एक्सटेंट ऑफ डिजीज देखते हो और उसकी ऑपरेबिलिटी देखते हो कि ऑपरेट आप उसको कर सकते हो कि नहीं। तो स्टेजिंग वर्कअप ऑलमोस्ट हर एक का सेम ही होता है वो। ठीक है, सीटी स्कैन उसमें चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस देख लेंगे, सारे देखेंगे, लंग्स में तो नहीं है कुछ, लिवर में तो नहीं है कोई, पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, स्टेजिंग हो जाएगी उससे। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जा सकता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की अलग से आपको वो आते हैं, यूजेस भी आते हैं। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के क्या यूज हैं? जितनी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, जैसे रेक्टम हो गई, एनल केनाल हो गई, ठीक है, लंग हो गया, और ये हो गया एसोफेगस हो गया, इसके अराउंड जितने भी कैंसर्स हैं वो आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से उसकी डायग्नोसिस में हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो रेक्टम के अराउंड कोलोरेक्टल कैंसर होता है, एनल कैनाल के अराउंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, इसी तरह लंग्स में वो हो सकता है
स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो सकता है, इस तरह एसोफेगल कार्सिनोमा हो गया। तो ये सारे आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एंडोस्कोप के साथ आपने अल्ट्रासाउंड लेकर जाना है प्रोब। तो ये एंडोस्कोप जहाँ जहाँ ट्यूब होगी वहाँ पे स्कोपी एंडोस्कोपी हो सकती है, और एंडोस्कोपी जहाँ हो सकती है वहाँ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हो सकता है और हेल्प दे सकता है। तो इसके ये प्रॉफ का क्वेश्चन है कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के आप यूजेस बताएं। ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है फॉर लंग मेटास्टेसिस, लेप्रोस्कोपी की जा सकती है फॉर पेरिटोनियल मेटास्टेसिस, पेट स्कैन किया जा सकता है फॉर स्टेजिंग वर्कअप। इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है, बस नाम है ये। पेट स्कैन जो है वो न्यूक्लियर इमेजिंग का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर इमेजिंग मीनिंग कि उसमें गैमा कैमरा या कोई रेडिएशन यूज हो रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इमेजिंग के भी आपके यूजेस आपसे पूछे जाते हैं। तो एक यूज ये हो गया कि मेटास्टेटिक वर्कअप आप या स्टेजिंग वर्कअप किया जा सकता है। बाकी स्टेजिंग है ये तो आपने रट्टी लगाना है। टी वन जो है वो लेमिना प्रोप्रिया म्यूकोजा या सब म्यूकोजा तक होती है, टू मस्कुलरिस प्रोप्रिया, थ्री एडवेंटिशिया, और फोर हमेशा हर का एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को या डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाता है वो T4 होता है। और मेटास्टेसिस है तो वन, और नहीं है तो वो सारा उसी तरह रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट वही हमारे पास रिजेक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर तो ट्यूमर को आप पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं तो आप उसको ऑपरेट करेंगे, अदरवाइज आप जस्ट पैलिएटिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। डिस्फेजिया हो रहा है उसके लिए आप स्टेंडिंग करते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं अभी वन बाय वन। खैर रिजेक्टिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? R0 रिजेक्शन इज रिकमेंडेड। R0 में क्या है? आप ऐसी रिजेक्शन करें जिसके बाद ना कोई माइक्रोस्कोपिक रेजिडुअल ट्यूमर बचे, ना मैक्रोस्कोपिक बचे। मैक्रोस्कोपिक तो आप सर्जरी पे आपको नजर आ रहा होता है ग्रॉसली, वो तो आप रिमूव करते ही करते हो। माइक्रोस्कोपिक में क्या है कि आपने 7 का 5 सेंटीमीटर के एरिया ट्यूमर फ्री, जो आपको ग्रॉसली 5 सेंटीमीटर नॉर्मल जो नजर आ रहा है ना, वो भी आपने साथ जो है वो रिजेक्ट करना है। दैट इज R0 रिजेक्शन। के बाद में जब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आप उसको भेजोगे अपने स्पेसिमेन को, तो उसका जो 5 सेंटीमीटर का आपने ट्यूमर फ्री मार्जिन लिया था, नॉर्मल एरिया लिया था रिजेक्शन के अंदर, दैट शुड बी माइक्रोस्कोपिकली फ्री ऑफ malignant सेल्स। R1 रिजेक्शन क्या होगी? मैक्रोस्कोपिकली तो आपने सारा रिमूव कर दिया, माइक्रोस्कोपिक जब आप बाद में हिस्टोपैथोलॉजी करवाइए तो वो रिमूव नहीं हो सका, तो नॉट रिकमेंडेड, इसमें आप रिजेक्ट नहीं करोगे। R2 रिजेक्शन होती है कि आप उससे भी पूरी, कि माइक्रोस्कोपिकली तो नहीं हो रहा था, अब आपका ग्रॉस ट्यूमर भी बचा होगा। आप इतना बड़ा ट्यूमर है या किसी वेसल को इन्वॉल्व किया हुआ या जिस स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, क्या आप उसको ग्रॉसली रिजेक्ट करने के नहीं कर सकते। खैर एसोफेजेक्टमी है। एसोफेजेक्टमी में आपको नेम से पता लग रहा है कि आपने पूरा एसोफेगस जो उसको रिमूव करना है, साथ उसकी वेसल्स को रिमूव करना है, साथ उसके लिम्फ नोड्स को रिमूव करना है, एंड एनी अदर स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व उसको भी रिमूव कर देना साथ आपने। तो मिनिमली इन्वेजिव एसोफेजेक्टमी हो सकती है, ट्रांस हाइटल आइवर लेविस मैक्यून्स 3 स्टेज हो सकती है, सल्वेज एसोफेजेक्टमी हो सकती है। इनके नेम्स आपने लाजमी याद करने हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस पार्ट के अंदर जो है वो और कितना एक्सटेंट है कार्सिनोमा का। तो उसकी बेसिस पे अगर आप सिर्फ अपर पार्ट में है, ठीक है, तो आप सर्वाइकल इंसिजन से उसको जो है वो ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। नेक वाली साइड से आप ओपन करोगे सर्वाइकल इंसिजन से, और वहाँ से जो है उसको रिमूव कर दोगे। मीडियस्टल एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स बाद में जो है वो रिमूव कर दिया आपने, तो उसको मैक्यून्स 3 स्टेज एसोफेजेक्टमी करते हैं। 3 स्टेजेस क्या है इसके अंदर? पहले में आपने एसोफेगस को सॉरी ऊपर से जो इंसेप्ट मोबिलाइज किया, और वहां पे उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। बाद में आपने मिड इंटेस्टाइनल अब्डोमिनल लिम्फ नोड्स जो है उनको रिमूव कर दिया। तो ये आपके पास मैक्यून्स 3 से एसोफेजेक्टमी होगी। प्रोसीजर पता होना आपको ज़रूरी नहीं है, जैसे इतना याद रखो कि इसमें आप सर्वाइकली नेक रीजन में जो है वो इंसिजन दे रहे हो। आइवर लेविस में आप अपर मिड लाइन में इंसिजन दे रहे हो, ठीक है। अपर मिड लाइन कहाँ पे? ऊपर भी देते हो इंसिजन, और जी अब ऊपर मतलब नेक वाले रीजन में भी इंसिजन देते हो, ऊपर से भी मोबिलाइज करते हो, और नीचे लोअर मिड लाइन इंसिजन भी देते हो एब्डोमिनली, और वहां से भी इंटर होते हो। तो दोनों जगह से करते हैं ट्रांस हाइटल। ट्रांस हाइटल मीन्स के हाइटस के ऊपर भी हाइटस के नीचे भी, दोनों तरफ से। इतना पता होना काफी है आपके लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं एसोफेजेक्टमी की? अब पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं,
एटिलेक्टेसिस, निमोनिया, ARDS, एम्पाइमा, ठीक है। अब इसमें पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसकी अपनी पैथोफिजियोलॉजी, ऑलमोस्ट जिन भी कंडीशंस में आप जनरल एनेस्थीसिया देते हो ना, उसमें पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस जो हैं पोस्ट ऑप होते हैं। उसमें डिफरेंट उसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि उसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे, सिक्रीशंस जो होती हैं वो कॉमुलेट हुई हैं, कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये सारी उसकी पैथोफिजियोलॉजी। लीकेज एनास्टोमोसिस हो सकती है, ठीक है, कोई भी एनास्टोमोसिस की है। इंजरी हो सकती है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। अब क्या क्या पड़ा हुआ है एसोफेगस के साथ, ठीक है, लार्ज वेसल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, एओर्टा पड़ी हुई है, थोरेसिक डक्ट पड़ी हुई है, वीना केवा पड़ी हुई है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पड़ी हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बोन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बोन डिहाइसेंस वगैरह, और इन्फेक्शन, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, वो सारे। कार्डिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, कार्डिक दिल पड़ा हुआ है यहाँ पे। डायफ्रेगमेटिक हर्निएशन हो सकती है, ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं आप? रेडियोथेरेपी में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए की जाती है, ये एडिनो कार्सिनोमा के लिए एज सच एडवांटेज इसका नहीं है, ठीक है। रेडियोथेरेपी वो आपको पता है 3 टाइप की होती है कि एडजुवेंट एंड न्यू एडजुवेंट, और इस तरह। तो अगर आप ट्यूमर का साइज बड़ा है तो आप प्री ऑप करके ट्यूमर के साइज को कम करके और उसके बाद सर्जरी कर सकते हो, या सर्जरी के बाद आपको लग रहा है कि कोई रेजिडुअल ट्यूमर रह चुका है, कोई छोटा मोटा जो है वो पार्ट रह गया ट्यूमर का, तो आप फिर पोस्ट ऑप दे सकते हो रेडियोथेरेपी उसको इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, इस तरह कीमो है, कीमो में 5-फ्लोरोयूरासिल दी जा जस्ट आपने नेम करना है इसमें आपकी। और ऐसा ट्यूमर जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, R0 रिजेक्शन पॉसिबल नहीं है, उसमें आप क्या करोगे? अब डिस्पेरिया तो हो रहा है पेशेंट को, तो इंट्यूबेट कर दोगे, लेजर थेरेपी इसमें कर दोगे। लेजर पॉसिबल थेरेपी नहीं में क्या है, होगा, जो बल्क आवाज ऑफ कट ट्यूमर है गई उसको थी आप मेरी। रिमूव कर दोगे। R0 और नॉट जो रिजेक्शन थी, माइक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली दोनों तरह रिमूव नहीं कर सकते आप ट्यूमर को। तो यू शुड गो फॉर पैलिएटिव ट्रीटमेंट, या पेशेंट की ऐसी एज है या उसको कोई कोमॉर्बिडिटी है कि आप इतना एडवांस सर्जरी उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसमें फिर आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो। ओके। सारे कार्सिनोमा में पैलिएटिव ट्रीटमेंट के यही वो होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। इंट्यूबेशन में डिस्फिगर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, आप वो डाल दोगे, ट्यूब डाल दोगे। लेजर थेरेपी में बल्क ऑफ ट्यूमर को रिमूव कर दोगे। रेडियोथेरेपी में भी जो बल्क ऑफ ट्यूमर है दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टमक एंड duodenum। स्टमक जो है वो ब्लड सप्लाई उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड सप्लाई इसकी बनी हुई है, ये देख लो, या आप रट्टा लगा लो, जैसे भी आपने करनी है। इसकी ना ब्लड सप्लाई आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ब्रांच किस किस मेन ब्रांच से निकल के आ रही है, और वो मेन ब्रांच किस ब्रांच से निकल रही है, ठीक है। इस तरह इसकी करनी है, तो सारा आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी या सीलिक आर्टरी से निकल रही होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हेपेटिक आर्टरी से निकल रही होती है, ठीक है। अब आगे इसकी, फिर आगे इसमें शायद नहीं बनाई हुई इन्होंने, लेकिन जर्नल में शायद है आपके, उसमें ना आपको पता होना चाहिए लेसर कर्वेचर को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कार्डिया को, फंडस को कौन सप्लाई कर रही है, ग्रेटर कर्वेचर को कौन कौन सी सप्लाई कर रही है, ठीक है। समझ आई है बात? इस तरह ड्यूडेनम का है, ड्यूडेनम को कौन जी कौन आ सी गई है सप्लाई कर समझ। रही है, तो ये याद करना है आपने। ये आपका क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक सप्लाई का, ब्लड सप्लाई का, और इम्पोर्टेंट भी है, क्लिनिकली भी आपके इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास पेप्टिक अल्सरेशन होती है उसमें ब्लीडिंग होती है, उसमें गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो होती है वो इन्वॉल्व हुई हुई होती है, तो इस तरह की इसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस हैं, तो आपको पता नहीं चाहिए। नर्व सप्लाई क्या है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस वेगस नर्व आपको पता होनी चाहिए कि जो सारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, वो वेगस नर्व उसकी ब्रांचेस के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। और उसकी आगे फर्दर जो ब्रांचेस होती हैं वो स्टमक को जा रही होती हैं, लिवर को, पेंक्रियास को, गॉल ब्लैडर, हिपेटोबिलियरी सिस्टम, बिलियरी सिस्टम को, सारी को जा रही होती हैं। गैस्ट्राइटिस की टाइप्स हैं, इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट है वो दो हैं, रिफ्लक्स और इरोजिव।
अल्कलाइन आवाज गैस्ट्राइटिस भी होता है मुझे। आवाज नहीं आ रही? जी, मेरा आपने बताई थी लास्ट बात, रिफ्लक्स और इरोसिव इम्पोर्टेंट है। ओके। अच्छा, बाकी नेम्स आप देख लो। टाइप ए गैस्ट्राइटिस और टाइप बी गैस्ट्राइटिस है। टाइप ए जो होता है वो ऑटो इम्यून होता है। टाइप बी जो होता है वो एच पाइलोराई की वजह से होता है। रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस होता है, आपने जब सर्जरीज परफॉर्म करते हो ना, तो स्टमक को आप डिफरेंट पार्ट स्टमक का रिजेक्ट करके उसको जिजुनम के साथ कनेक्ट कर देते हो, और जिजुनम के अंदर होती है अल्कलाइन कंटेंट। वो अल्कलाइन कंटेंट जो है वो स्टमक के अंदर रिफ्लेक्स करता है, रिफ्लेक्स बैक करता है। ठीक है। आपने अब जोड़ तो दिया स्टमक को किसी तरह जिजुनम के साथ, लेकिन आप उस रिफ्लेक्स को जोड़ने जो बचा नहीं सके रिफ्लेक्स होने से, तो दैट इज रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस। इरोसिव गैस्ट्राइटिस है, ये तो आपको पता ही है। जो पेशेंट एनसेड्स वगैरह यूज करते हैं उसमें इरोसिव गैस्ट्राइटिस होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड भी है ये। मोस्ट कॉमन है या सेकंड मोस्ट कॉमन है, या आप मेडिसिन से पढ़ लोगे? मोस्ट कॉमन है आई गेस। स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है, आईसीयू पेशेंट्स के अंदर होता है। इसीलिए हम जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं ट्रॉमा वगैरह के या इंटेंसिव केयर में होते हैं, उनको हम पीपीआई स्टार्ट करवा देते होते हैं। और आगे हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथी हो जाती है। हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथी, इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होती है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और HCl जो है वो कम स्क्रीट हो रहा होता है। ठीक है। और ये कंडीशन जो है वो प्री मैलिग्नेंट है, इसमें अनीमिया भी होता है, हाइपोप्रोटीनीमिया भी होता है, और इसमें गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस एंड ग्रेनुलोमेटोसिस गैस्ट्राइटिस नेम्स करने हैं आपने सिर्फ। पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पेप्टिक अल्सर डिजीज आपको सारी मेडिसिन में सारी पता लगेगी कि क्या होती है। और मेडिसिन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो रेजिमेन है ना सारी ट्रिपल क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन है एच पाइलोराई की। ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं वो सारी, और मेडिकल ट्रीटमेंट है, या आप वहाँ पे पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्जरी में सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट में सिर्फ मेंशन करना है कि ट्रिपल रेजिम होती है एक। और ट्रिपल रेजिम के अंदर क्या होते हैं, हाई डोज पीपीआई होता है। कैप याद रखो, CAP कैप। सी से क्या है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सी से क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। ए से एजिथ्रोमाइसिन। ऑगमेंटिन या एमोक्सिसिलिन। नो ओ, नो नो नो, ठीक है ठीक ए है। की क्लास की आप दो क्यों दोगे? ठीक है। क्लेरिथ्रो एजिथ्रो बोथ आर मैक्रोलाइट्स। क्लेरिथ्रो दे दिया आपने, ए से ऑगमेंटिन या एमोक्सिसिलिन कर लो। एमोक्सिसिलिन हो गई, और पी से पीपीआई, हाई डोज पीपीआई देने आपने, कैप। ठीक है। ये ट्रिपल जी, मैं ये थोड़ी मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। कुछ लोग क्लेरिथ्रो के साथ फ्लैजल देते हैं, या इमोक्सिसिलिन के साथ फ्लैजल दी जा सकती है। या अगर इससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप 4 ड्रग्स भी दे सकते हो। उसमें होती है बिस्मुथ, पीपीआई, टेट्रासाइक्लिन, और कोई और एंटीबायोटिक, फ्लैजल मतलब मेट्रोनिडाजोल। फ्लैजल नहीं लिख के आना, ठीक है, एग्जाम में। मेट्रोनिडाजोल लिखना, क्योंकि आप कंपनी नेम्स नहीं लिख सकते। ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने किसका करना है? जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, या वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। सर्जरी इजी है। बिल रॉथ वन गैस्ट्रेक्टमी। बिल रॉथ वन गैस्ट्रेक्टमी में आपने क्या क्या निकालना है और क्या जोड़ना है, ये याद रखना है आपने। एंट्रम ऑफ द स्टमक निकाल देनी है आपने, क्योंकि एंट्रम के अंदर सारे सेल्स होते हैं जो ज़्यादा एसिड सीक्रेट कर रहे होते हैं। और अल्सरेशन भी जो होती है वो मोस्ट कॉमनली एंट्रम के ऊपर होती है। तो एंट्रम इज रिमूव्ड, एंड जो बाकी पार्ट बच गया स्टमक का, बॉडी जो बच गई है, उसको आप ड्यूडेनम के साथ जोड़ दोगे। तो एंट्रम इज रिमूव्ड एंड गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी इज परफॉर्म्ड। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ड्यूडेनम आपस में जोड़ दिया आपने, स्टोमी आपस में उसकी कनेक्शन बना दिया आपने, तो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। ठीक है। ड्यूडेनम और स्टमक को आपने, जो पार्ट बच गया एंट्रम काटने के बाद, उसको आपने जोड़ दिया। दैट इज बिलरॉथ वन। बिलरॉथ टू में क्या करेंगे? एंट्रम के साथ डिस्टल पार्ट ऑफ एंट्रम, रिमूव करेंगे। हाँ,
रिमूव कर देंगे, लेकिन एनास्टोमोज आप ड्यूडेनम के साथ नहीं करेंगे। ड्यूडेनम जो आपने एंड काटा है उसको आप स्टम्प को बंद कर देंगे। जो एनास्टोमोसिस है वो स्टमक और जुजुनम के साथ होगा, ठीक है। बिलरॉट 2 हो गई। जी बिलरॉट 1 में एंट्रम काटिए, ड्यूडेनम के साथ कनेक्शन रिस्टोर कर दिया। बिलरॉट 2 में एंट्रम एंड डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी काटा, लेकिन ड्यूडेनल स्टम्प को क्लोज कर दिया, जुजुनम के साथ कनेक्शन बना दिया। और गेस्ट थर्ड है गैस्ट्रोजुजोनोस्टमी। नाम से पता लग रहा है कुछ भी काट पीट नहीं किया आपने, जस्ट आपने ड्यूडेनम का कनेक्शन कता किया उससे, स्टमक के डिस्टल पार्ट से, और जुजोनम के साथ आपने कनेक्शन न्यू बना दिया, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है कि आपने डायरेक्ट जुजोनम के साथ कनेक्शन बनाया है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, जो हमने अभी पढ़ा था, रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम गैस्ट्रोजुजोनोस्टमी तो करते हैं। एक स्पेशल टाइप गैस्ट्रोजुजोनोस्टमी है, दैट इज कॉल्ड रो एंड वाई गैस्ट्रोजुजोनोस्टमी। तो वो आपको जिस तरह की ये नीचे वाली हुई भी है ना, बी के अंदर, पेज 161 के अंदर, दैट दिस इज जो है वो रो एंड वाई, ठीक है। इसमें एक लूप ऑफ जुजोनम है, उसके साथ जो है कनेक्शन बनाया गया है। तो खैर इसके अलावा आपके पास दूसरे प्रोसीजर्स हैं, उसमें वेगस डिनर्वेशन है। वेगस डिनर्वेशन 3 टाइप्स की होती है कि आप टोटल ट्रंक जो है वेगस की वो काट दो। तो मैंने बताया था कि अब उसकी सप्लाई जो होती है वो स्टमक में तो चलो ठीक है, पैरासिम्पथेटिक सप्लाई चलेगी, HCl कीटोना कम हो जाएगा, लेकिन जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई जा रही है, पेंक्रियास को जा रही है, बाकी इंटेस्टाइन को जा रही है, वो सारी सप्लाई भी खत्म हो जाएगी, तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगी। सिलेक्टिव वेगोटमी में ये है कि जो ब्रांच होती है ना वेगस की वो काटी जाती है, लेकिन फिर भी स्टमक की और गॉल ब्लैडर की सप्लाई चली जाती है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसकी सिक्रीशंस जो हैं वो स्टेसिस में चली जाएंगी। स्टेसिस में जाएंगी तो स्टोन बनने के चांसेस और ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सिर्फ गॉल ब्लैडर की हैं, बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम आगे देखेंगे अभी कि वो क्या हो सकती हैं। जी मीटिंग एंड थर्ड होने हमारे वाली पास है। है हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी। जी मैंने पढ़ लिया। हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी में जो है जो क्रो ब्रांचेस है ना, जस्ट जो स्टमक के अंदर इंटर हो रही हैं, सिर्फ उनको काटा जाता है। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट विद सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस, तो ये आपकी जा सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी पेप्टिक अल्सर की, बार बार